सभी को नमस्कार। स्वागत है साथियों। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था, अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर कहें या इतिहास के आधार पर, हमने शब्दों के जो 5 भेद स्वीकार किए थे, माने थे, उन भेदों में आज हम तीसरे भेद की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं देशज शब्द। साथियों, शब्द से ही पता चल रहा है देश में जन्मे हुए, अर्थात ये वे शब्द हैं जिनका संस्कृत से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि इनको आप या तो ये कहें कि इनकी उत्पत्ति अज्ञात है, अर्थात ये शब्द जनता ने अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं ही बना लिए, गढ़ लिए, और वे शब्द धीरे धीरे हमारे समाज में, हमारी भाषा में आ गए और वो पूरी तरह प्रचलित हो गए, एक विशेष अर्थ के साथ प्रचलित हो गए। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति अज्ञात है, अर्थात जिनके स्रोत का हमें अंदाजा नहीं है, जिनका कोई इतिहास नहीं है, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द, यानी देश में जन्मे हुए, उत्पन्न हुए शब्द। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द, जैसे भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां, उपभाषाएं, विभाषाएं बोली जाती हैं। कुछ शब्द उन भाषाओं में ऐसे होते हैं जो अत्यधिक प्रचलन के कारण एक बड़ी भाषा में शामिल हो जाते हैं, और ऐसा ही हिंदी के साथ भी हुआ। कई क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द जिनका प्रयोग उन देसी बोलियों में हुआ करता था, वे शब्द हमारी हिंदी में भी शामिल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द हिंदी में शामिल हो गए, उन्हें भी हम देशज शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरी बात कहें तो दक्षिणी भारत में जो द्रविड़ भाषाएं हैं, साथियों आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत में जो हिंदी आदि भाषाएं बोली जाती हैं, ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि साउथ इंडिया में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि जो बोली जाती हैं, उन भाषाओं से भी कुछ शब्द हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं, और जब वे शब्द हिंदी में आते हैं तो उन्हें भी हम देशज शब्द कहते हैं। तो आपने देखा कि देशज शब्द या तो उन्हें कहें जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका क्या इतिहास है, हमें ज्ञात ही नहीं है, या फिर उन्हें भी कहेंगे जो क्षेत्रीय भाषा या बोलियों के शब्द हैं और हिंदी में शामिल हो गए हैं। तीसरे वे शब्द हैं जो द्रविड़ भाषा के शब्द हैं, यानी कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में सम्मिलित हो गए और उनका प्रयोग अब हिंदी में हो रहा है, तो वे शब्द भी यहाँ पे, तो देखिए द्रविड़ भाषा भी क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत आ गया, तो ये शब्द भी हम देशज शब्दों के रूप में इनका अध्ययन करते हैं। साथियों, एक और वर्ग देशज शब्दों का बनाया जाता है और वह है अनुकरणात्मक शब्द। पदार्थ की ध्वनिगत जो विशेषताएं होती हैं, उनका अनुकरण करके भी हमारी भाषा ने कुछ शब्दों को स्वीकार कर लिया, और हम बहुत अधिक मात्रा में इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो अनुकरण का अर्थ है, जैसे खटखट की आवाज़ हो रही है कहीं, तो हम कह रहे हैं कि क्या खटखट हो रहा है, खटाखट हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये इस तरह के जो शब्द हैं ये अनुकरण से आए हैं। जैसे बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, तो हमने म्याऊं शब्द बना लिया, मिमियाने से मिमियाना शब्द बना लिया, तो ये सभी शब्द अनुकरणवाचक शब्द हैं। साथियों, वैसे कोई वर्गीकरण नहीं होता इनका, लेकिन हम अध्ययन की सरलता के लिए देशज शब्दों को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। हालांकि आपको एक रूप में ही इनको ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहले हम देखेंगे वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी जिनका कोई इतिहास प्राप्त नहीं है, या जो क्षेत्रीय बोलियों से, भाषाओं से निकलकर हिंदी में आ गए, या फिर द्रविड़ भाषा परिवार के कुछ शब्द हैं जो हिंदी में शामिल हो गए। कौन कौन से शब्द हैं, हमें इन पर ध्यान देना है। तो देखिए, हमारा ये शब्द है लोटा। लोटा, घूंट, हम कुछ भी पीते हैं तो उसे कहते हैं कि पानी की घूंट, और वो गटक जाते हैं, तो ये गटकना भी हो गया। पेट, संस्कृत में तो उदर है, लेकिन इसे हम पेट के रूप में संबोधित करते हैं, तो यह भी देशज शब्द है। चुटकी, जो हम बजाते हैं चुटकी। छाती, गड़बड़, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, गड़बड़, ये देशज है। झापड़, डुक्का, मुक्का, खिड़की, खुरपा, कोड़ी, घेवर। घेवर जो हम खाने में काम में लेते हैं, अगर कहीं भीड़ ज़्यादा है किसी हॉल में, किसी कमरे में, तो उसे हम कहते हैं खचा खच भरा हुआ है, तो यह खचाखच शब्द। ऊट पटांग शब्द, इस शब्द का भी विशेष ध्यान रखें साथियों।
ऊट पटांग शब्द जो है ये समास के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह देशज शब्द है और यह शब्द बना है, इसका जब समास विग्रह करते हैं तो होता है ऊंट पर टांग। टांग हम पैर को कहते हैं, तो ऊंट के ऊपर, यानी एक पैर आपका नीचे और दूसरा ऊंट के ऊपर, इसका जो अर्थ होता है ऊट पटांग का वह होता है बेतुका। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बेतुकी बात करता है तो हम उसे डांटते हैं और कहते हैं कि क्या ऊट पटांग बोले जा रहे हो। तो ऊट पटांग ये देश शब्द है। बाप, देखिए हमारी भाषा में कितना प्रचलित है ये शब्द बाप। तो ये बाप भी संस्कृत से रिलेटेड शब्द नहीं है, किसी विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द नहीं है, बल्कि यह देशज यानी क्षेत्रीय भाषाओं से निकला हुआ शब्द है। ऐसे ही बेटा, पगड़ी, ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यानी ऊट पटांग से लेकर अगर हम बात करें यहाँ खिचड़ी तक, तो ऊट पटांग, बाप, बेटा, पगड़ी, तेंदुआ, जो लियोपार्ड है हमारा, तेंदुआ जिसको कहते हैं हम, वह तेंदुआ भी देशज शब्द है। कटोरा और खिचड़ी, ये जो शब्द हैं ये सभी, इनकी या तो उत्पत्ति अज्ञात है या फिर ये किसी क्षेत्रीय भाषा से या द्रविड़ भाषा परिवार से निकले हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, देशज। साथियों 2-4 बार इनको एक बार आप नज़र मार लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अनुकरणात्मक शब्दों की हम बात करते हैं। अनुकरण का अर्थ होता है कि किसी ध्वनि को आपने सुना और वैसा ही शब्द तैयार कर लिया, यानी उसे सुना और उसका अनुकरण कर लिया, हमने वैसा ही कर लिया जैसा वह था, तो ये शब्द हैं अनुकरणात्मक। ज़्यादातर अनुकरणात्मक शब्द ध्वनि के आधार पर तैयार होते हैं, जैसे धड़ाधड़, कहीं कोई धड़ धड़ की आवाज़ हो रही है, भड़ भड़ आवाज़ हो रही है, कोई फैक्ट्री में आवाज़ हो रही है, तो हम उसे धड़ाधड़ कहते हैं। और शब्द फिर जब भाषा में मिल जाते हैं तो उसका कई रूपों में अर्थ निकलना शुरू हो जाता है, जैसे धड़ाधड़, मारधाड़, इस तरह के शब्द यहाँ पे मिलते हैं। चिड़चिड़, अगर कोई बहसबाजी कर रहे हैं 2 बच्चे आपस में, तो उसे हम कि क्यों चिड़चिड़ कर रहे हो, ये शब्द वहीं से एक अनुकरण से निकला है। बिल्ली का म्याऊं बोलना, तो म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़ होती है और इसके आधार पर ये अनुकरणात्मक शब्द हमने लिया म्याऊं। मोर पीहू पीहू बोलता है तो एक शब्द बन गया पीहू, ये अनुकरण से है। खटखट की आवाज़, खड़खड़ की ध्वनि, घर्राना, धर्राना, माफ़ कीजिएगा, धर्राना, धर 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 धर, गाड़ी जब धर्राती है, गाड़ी जब आवाज़ करती है तो हम उसे धर्राना बोलते हैं। खर्राटा, ये देखिए जब हम नींद में सो रहे होते हैं तो खर खर की जो आवाज़ आती है उस आवाज़ के आधार पर शब्द क्या बना, खर्राटा। ऐसे ही पानी पीते हैं तो गट गट की आवाज़ के अनुकरण से हमने शब्द बना लिया कि गट गट पी जाओ। चटपट, यद्यपि इसका अर्थ होता है तुरंत, यानी फटाफट तैयार हो जाओ, तुरंत तैयार हो जाओ, ये फटाफट या चटपट एक ही बात है। हिन हिनाना, घोड़ा जब बोलता है तो घोड़े के बोलने को हिन हिनाना कहते हैं क्योंकि वह ही करके बोलता है। ऊंट का बलबलाना होता है तो यह भी अनुकरण वाचक शब्द है। कुत्ता भौं भौं करता भौंकता है तो यह भी अनुकरण से बना हुआ शब्द है। गिटपिट, गुटरगू, बड़बड़ाना, मिमियाना, धड़ाम, कोई चीज़ गिरती है तो धड़ाम, ये जो शब्द तैयार हो गए, इन शब्दों को हम किन शब्दों की श्रेणी में रखते हैं, देशज शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। साथियों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और उसके बाद इन शब्दों को 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। विशेष रूप से इन शब्दों को थोड़ा देख लें आप जो अज्ञात उत्पत्ति वाले हैं, और अनुकरण वाले शब्दों को तो आप वैसे भी पहचान जाएंगे। तो ये थे हमारे देशज शब्द। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा भेद था जिसे हम कहते हैं विदेशी शब्द। तो देखिए विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में शामिल हो गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। साथियों संस्कृत, हिंदी और भारतीय भाषाओं को छोड़कर अन्य जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उन्हीं को हम विदेशी कहते हैं। कौन कौन से, जैसे देखिए अंग्रेजी, बहुत बड़ी संख्या में ये शब्द अंग्रेजी के शामिल हो गए हैं हिंदी में, और हम दैनिक बोलचाल में उनका प्रयोग करते हैं। आप अंग्रेजी के शब्दों को सहजता से पहचान लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें संशय की, दुविधा की स्थिति नहीं होगी। मोटे तौर पर हम देखते हैं, जैसे ये शब्द देखिए, अनपढ़ लोग भी जो हैं हमारे, वे विद्यालय या पाठशाला नहीं बोलते, महाविद्यालय नहीं बोलते, चिकित्सक नहीं बोलते, बल्कि स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, नोटिस, मीटर, लीटर, इंच,
फुट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मास्टर ये दोबारा आ गया, पेन, बुक, अपील, कोर्ट, रूम, कितने शब्द आप यहाँ पे देखेंगे। तो हम अंग्रेजी के शब्द हिंदी में इस्तेमाल करते हैं और इसलिए ये हिंदी के लिए सभी शब्द अंग्रेजी के क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। इसके बाद देखिए साथियों, अंग्रेजी के शब्दों की पहचान मुश्किल नहीं है। जो मुश्किलें आती हैं हमें पहचानने में वह है अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों में, क्योंकि ये शब्द बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, मिले हुए लगते हैं और इनमें फ़र्क करना बहुत बारीकी का काम है। यानी आपको रटना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा इन शब्दों को। इसके अतिरिक्त और कोई जरिया नहीं है कि आप अरबी फारसी के शब्दों को और तुर्की भी कहें तो इन शब्दों को हम अलग अलग करने में बड़ी दिक्कत महसूस करनी होती है। इसलिए सरसरी नज़र से आप इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो आपके थोड़ा माइंड में ये बैठ जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये काम, लेकिन फिर भी देखना होगा। अरबी जो खाड़ी हमारे देश हैं, अरब कंट्रीज जिनको बोलते हैं, वहाँ से हमारे देश में जो मुसलमान आक्रांता मुग़ल आदि आए थे वे अपनी भाषा साथ लेकर आए। तो देखिए अक्ल, औरत, अजीब, आखिर, इनाम, इज़्ज़त, इलाज, ईमान, उम्र, कब्र, किस्मत, कीमत, ख़त्म, ख़याल और जिस्म, जुलूस, जहाज, जलेबी, तकदीर, तकिया। देखिए ये सारे शब्द वो हैं जिनको हम रात दिन काम में लेते हैं, हिंदी में हम इनको प्रयुक्त करते हैं। तरक्की, दवा, दावा, दुकान, नतीजा, नहर, नकल, बहस, मुकदमा, फैसला, मदद। साथियों जो हमारी कोर्ट की भाषा है, कचहरी की भाषा है, मुग़ल काल में, सल्तनत काल में जो कचहरी की भाषा थी वह हमारे जन समुदाय में फैलती चली गई और ये शब्द हमारी हिंदी में शामिल हो गए। दवा, दावा, दुकान, नतीजा, नहर, नकल, बहस, मुकदमा, फैसला, मदद, मजबूर, हक, हिम्मत, हलवाई, ये सभी शब्द अरबी भाषा से है। और इन्हीं से मिलती जुलती जो अगली भाषा है वह आती है फारसी। तो आपको इनमें अंतर करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो याद ही करना पड़ेगा और कोई इसके अतिरिक्त कोई चारा है नहीं। और याद करने की भी अगर बात करें तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में ये शब्द हैं। साथियों इनकी पहचान के लिए एक तो आप ये कर सकते हैं कि इनके नीचे इस नुक्ता का प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे आप जानते हैं हिंदी में भी जो 5 ध्वनि क, ख, ग, ज़ और फ, ये अरबी फारसी की इन ध्वनियों को सही शुद्ध उच्चारण इनका प्रदर्शित करने के लिए ये नुक्ता का जो रिवाज हिंदी में चल निकला है, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था, इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शब्द अरबी फारसी भाषा के हैं, यानी विदेशी हैं। हिंदी में इन वर्णों के नीचे नुक्ता का कोई प्रचलन प्रयोग नहीं है। तो देखिए आफत, आबरू, ये फारसी के शब्द हैं। आफत, आबरू यानी इधर इज्जत है, इधर आबरू है। यहाँ इज्जत और यहाँ पे क्या है, आबरू। साथियों अगर कई बार हम कोई शब्द प्रयोग में लेते हैं कि इज्जत आबरू का ख्याल रखना चाहिए, तो इज्जत अरबी का शब्द, आबरू फारसी का शब्द, और दोनों मिलकर एक साथ आते हैं तो ये नया शब्द बनाएंगे इज्जत आबरू, जिसे हम कहेंगे संकर शब्द। संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं और दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़। देखिए ध्वनि को हम फारसी में आवाज़ के नाम से पहचानते हैं। खुदा, ईश्वर को, अल्लाह को। अल्लाह शब्द अरबी का है। ये साथियों अल्लाह जो शब्द है यह अरबी का है, लेकिन फारसी में अल्लाह को कहते हैं खुदा। तो खुदा कहें या खुद, स्वयं, खुद, वह भी फारसी का शब्द है। खामोश यानी चुप रहने के लिए हम खामोश कहते हैं। खुराक, गवाह, गिरफ्तार, जुकाम, बुखार, बीमार, जिंदगी, जादू, जुर्माना, मकान, मजदूर, शादी, सरदार, सरकार। और हम बात करें समोसा, तो इस तरह के ये जो शब्द हमारी हिंदी में काफ़ी घुल मिल गए हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। मैं फिर कहूँगा अरबी फारसी, और तीसरा रूप इसमें और मिलाएंगे हम
तो वह होगा तुर्की। इन शब्दों की पहचान थोड़ी मुश्किल होती है और इन्हें हमें ज़हन में बिठाना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इनको काम में तो लेते हैं हिंदी में, लेकिन इनकी मूल भाषा कौन सी है इसे याद करने में थोड़ी दिक्कत निश्चित रूप से आएगी। तो साथियों, बहुत ज़्यादा दिमाग इनके पीछे खपाना नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न नहीं पूछे जाते इस तरह के प्रश्न कि भाई ये अरबी का या फारसी का। विदेशी शब्द कौन से हैं, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी हैं, सभी शब्द देशज हैं, या सभी तत्सम हैं, या सभी शब्द तद्भव हैं, या सभी शब्द शंकर हैं या नहीं हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको वहाँ पे अरबी और फारसी को अलग अलग करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर किसी एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाए गहराई से यह प्रश्न, तो निश्चित रूप से इसका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप क्लियर हों तब ही इसका जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं तुर्की की। अब साथियों, यहाँ से देखिए, ये अरबी फारसी के बाद हम बात करेंगे तुर्की की। तो तुर्की के शब्द भी उन्हीं शब्दों में मिलते जुलते हैं, थोड़ा गौर आपको करना पड़ेगा। कालीन, यानी जो चटाई बिछाते हैं हम उसे कालीन कहते हैं। काबू, किसी को नियंत्रण में करना तो उसे काबू। कैंची, देखिए कैंची शब्द हिंदी का नहीं है, कैंची शब्द तुर्की भाषा का है। हिंदी में हम करतरी से बना कतरनी, और यहाँ ये कैंची शब्द हमारे पास तुर्की से आया। कूली, उर्दू, ये भी विशेष ध्यान रखने की बात है। उर्दू शब्द जो है, उर्दू एक भाषा के रूप में प्रचलित है आजकल, लेकिन मूलतः यह शब्द तुर्की भाषा से निकला है और तुर्की में इसका अर्थ होता था बाजार। तो उर्दू शब्द वहाँ से निकला है, तुर्की से निकला है। चाकू, चम्मच, ये हमारी जो रसोई घर की चीज़ें हैं, और ये एक बीमारी का नाम चेचक। बहादुर, दरोगा, बारूद, तोप, तमगा, तमंचा, तमंचा की भी बात करें तो तमंचा भी यही होगा। तलाश, लाश, डेड बॉडी। बेगम, बीवी, बावर्ची, सौगात, सराय। सराय यानी जिसको हम धर्मशाला कहते हैं, वह उससे का ही समानार्थी शब्द है सराय, जो कि तुर्की से है। तो इनको भी आप विशेष रूप से देखेंगे। इसके बाद देखिए पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है आपका, एक तो अलमारी, एक आलपिन। अलमारी शब्द अंग्रेजी का नहीं है, ये पुर्तगाली भाषा का है। ओल्पिन शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का है। अनानास, जो पाइनएप्पल हम जिसे कहते हैं, वह पाइनएप्पल पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और देखिए साथियों, कमीज, कमरा, कर्नल, यानी हम समझ भी नहीं पाते कि हिंदी में हम इतना प्रयोग करते हैं, यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमरा, कर्नल। गमला, जिसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं। गिरजा, गिरजाघर, चर्च जिसको कहते हैं। काजू, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, पपीता, पादरी, बाल्टी, नीलाम, बोतल, मिस्त्री और संतरा, जो हमारा ऑरेंज फ्रूट है, वह संतरा शब्द भी कहाँ से निकला है, तो वह पुर्तगाली भाषा का है। स्क्रीनशॉट आपको लेकर रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप इनको बार बार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दोहराते रहें। आगे देखिए फ्रेंच। फ्रेंच यानी फ्रांस की भाषा को हम फ्रेंच कहते हैं, फ्रांसीसी। तो वहाँ से क्या निकला, अंग्रेज। अंग्रेज, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा उसमें तो इंग्लिश है शब्द। अंग्रेज शब्द मूलतः फ्रेंच से निकला है, तो फ्रेंच का शब्द है अंग्रेज। कारतूस, कूपन, बिगुल, बिगुल बच गया आज़ादी का, तो यह बिगुल शब्द फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा का है। अंग्रेज, कारतूस, कूपन और बिगुल ये प्रमुख शब्द जो हैं, जो हमारी भाषा में आमतौर पर प्रयुक्त होते हैं, उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। और देखिए रूसी भाषा, यद्यपि हिंदी में इसके ज़्यादा शब्द नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो रूस का नाम यह सोवियत रूस, तो ये सोवियत शब्द रूसी भाषा का है। रूबल, जार, रूस में ये जो एक पद हुआ करता था जार, आप जानते हैं। और स्पुतनिक, ये रूसी भाषा के शब्द हैं, तो थोड़ा स्पुतनिक को और जार, सोवियत, ये चार ही शब्द हैं, तो आप थोड़ा इनका ध्यान रखें। चीनी भाषा के भी ये 3-4 शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण शब्द है चाय, लीची। लीची एक फ्रूट होता है अपने, लीची बड़ा स्वादिष्ट मीठा जो फल होता है लीची। और चीकू, ये भी फ्रूट का नाम है। ये सभी हैं आपकी चीनी भाषा से रिलेटेड शब्द हैं। और जापानी का एक शब्द जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, रिक्शा। तो रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है, ये हमें ध्यान रखना है। तो साथियों, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो 4 हैं नीचे की भाषाएं, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जापानी, इन भाषाओं के शब्द कम मात्रा में हिंदी में शामिल हैं, जबकि ऊपर पुर्तगाली, तुर्की,
अरबी, फारसी और अंग्रेजी, इनके शब्दों का तो एक अथाह भंडार हिंदी में शामिल हो गया है। तो इन चारों को ज़रूर आप याद रखेंगे अलग से कि ये शब्द किस भाषा से संबंधित है। इनसे संबंधित प्रश्न ज़रूर कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनके कम शब्द हैं तो उनको याद किया भी जा सकता है। तो ये रहे हमारे विदेशी शब्द और इन्हें आप याद रखेंगे। मैं एक और बात आपको बता दूं साथियों, जिन शब्दों में ये नुक्ता का प्रयोग होता है, आप देखते ही पहचान लेना कि ये हिंदी के शब्द नहीं हैं, संस्कृत के शब्द नहीं हैं, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द नहीं हैं, यानी देशज भी नहीं हैं, बल्कि ये निश्चित रूप से विदेशी शब्द हैं। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज़ का। मैंने हिंदी के रूप में इन सभी को लिखा है। जहाँ भी क है आप ये नुक्ता ज़रूर समझें, जहाँ ख का प्रयोग है वहाँ ये नुक्ता आएगा। इनका उच्चारण थोड़ा हिंदी के उच्चारण से हटकर है और उस शुद्ध उच्चारण को दिखाने के लिए ही नुक्ता का प्रयोग किया गया है। क, ख, ग, ज और फ के उच्चारण में नुक्ता का प्रयोग अवश्य होगा। तो आप समझ लेंगे कि ये हिंदी के शब्द नहीं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो अंतिम शब्द भेद है उसकी बात करेंगे, और वह है संकर शब्द। साथियों, यहाँ से देखिए, हम उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का जो अंतिम भेद हम करते हैं वह है संकर शब्द। संकर शब्द से तात्पर्य है दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बना हुआ नया शब्द, वह कहलाता है संकर। तो यहाँ हमारी भाषा में, क्योंकि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और हम बात करें तो रूसी, जापानी, सभी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं। तो दो अलग अलग प्रकृति की भाषाएं या दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। संकर का अर्थ यहाँ शिव नहीं है, शिव वाले शंकर ये हैं, ये हमारे महादेव हैं, और ये जो शंकर है इसका अर्थ है मिश्रण। तो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हुए शब्दों को हम शंकर शब्द कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, आंसू, गैस, तो आपको पता है कि आंसू तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है, जबकि गैस अंग्रेजी का शब्द है। तो हिंदी और अंग्रेजी दो शब्दों के मिश्रण से यह शब्द बनता है आंसू गैस, और इसका प्रयोग हम पर्याप्त रूप से करते हैं, तो इसे संकर कहेंगे। रेल गाड़ी, रेल कहते हैं जो रेलिंग लगाते हैं हम, पटरी को रेल कहते हैं अंग्रेजी में, और गाड़ी ये हमारा देशज शब्द है, यानी हिंदी का शब्द है। तो रेल अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण से शब्द बन गया रेलगाड़ी, संकर हो गया। मोटर गाड़ी, मोटर अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी वही देशज कहें या हिंदी का शब्द है, इस तरह से शब्द बना मोटर गाड़ी। तो दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से नया शब्द बना, इसे संकर कहेंगे। साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है लाज, शर्म, इसे शर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फारसी के लोगों को शर्म बोलते हैं, यद्यपि हमारे यहाँ इसे शर्म भी कह दिया जाता है। तो कोई विशेष बात नहीं है, आप एक ही समझें, लाज, शर्म या लाज, शर्म। तो लाज शब्द लज्जा से बना है, संस्कृत में इसका तत्सम रूप है लज्जा, लज्जा से तद्भव रूप बना लाज। और शर्म शब्द जो है, शर्म, ये है आपके फारसी का, तो हिंदी और फारसी के मिश्रण से बना लाज, शर्म। चालबाज, चाल शब्द चल धातु से निकला है, संस्कृत की मूल चल धातु से चाल बना क्रिया रूप, और बाज ये फारसी का जो प्रत्यय है, तो चालबाज हिंदी और फारसी। दवा खाना, दवा शब्द आपने देखा कि दवा अरबी भाषा का शब्द है और खाना फारसी भाषा का प्रत्यय है। घड़ी, साज, घड़ी जो हमारा शब्द है संस्कृत का घटिका, उससे घड़ी बना, घटिका से घड़ी बना, और साज ये हमारा फारसी शब्द, तो इस तरह से ये शब्द बना घड़ी, साज। इज्जत, आबरू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इज्जत, आबरू, इज्जत अरबी का शब्द है, आबरू फारसी भाषा का शब्द है, और दोनों को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है। ऑपरेशन, कक्ष, ऑपरेशन आप जानते हैं अंग्रेजी का शब्द है, कक्ष संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द कह सकते हैं तत्सम रूप में। बावर्ची खाना, बावर्ची पुर्तगाली भाषा का शब्द और खाना फारसी का, तो तुर्की और फारसी के मिश्रण से बना। बद हजमी, बद एक उपसर्ग है फारसी भाषा का, और हजम होना अरबी भाषा का शब्द है,
तो आप ये कह सकते हैं कि फारसी और अरबी के मिश्रण से शब्द बना बदहजमी। साथियों, विशेष रूप से आपको ध्यान जो रखना है संकर शब्दों में, केवल इतना सा, दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। इन शब्दों की एक पहचान इस तरह से भी हो सकती है कि यहाँ दो संपूर्ण शब्द जरूर आपको मिलेंगे, यानी दो कंप्लीट अर्थ देने वाले शब्द आपको मिलेंगे और उन दोनों को मिलाया गया है और एक नया शब्द बनाया गया है। तो आप कहीं भी देखेंगे आंसू और गैस, रेल गाड़ी, मोटर गाड़ी, लाज शर्म, चाल बाज, दवा खाना, घड़ी साज, कहीं भी देखें आप इज्जत आबरू, ऑपरेशन कक्ष, बावर्ची खाना, बद हजमी। इस तरह से यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सहजता हो जाएगी कि बाकी के जो शब्द आ रहे थे वो एक इकाई शब्द थे, लेकिन यहाँ दो शब्दों का मिश्रण निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप एक दो बार इस वीडियो को और देखेंगे और ये सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और कक्षा अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी प्रकार की समस्या आपको महसूस हुई तो आप कमेंट करके लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। आपने ध्यानपूर्वक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।